So hey guys, welcome back to our YouTube channel. So finally we are back with the अगस्त सीरीज। इस सीरीज में हम लोग ने अपने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग 5वें चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है विश्व उपद्रव और डिजीज कॉज बाय एक्सपोजर टू पॉइजन। ठीक है, पॉइजन जब भी एक्सपोजर होता है पॉइजन से तो कौन सी डिजीजेज उत्पन्न होती हैं और कौन कौन से विष के उपद्रव हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। कितने आचार्यों ने कितने कितने दिए हैं अलग अलग, जैसे चरक ने अलग दिया है, सुश्रुत ने अलग दिया है, वाग्भट ने अलग दिया है। संख्या सबकी मतलब इस तरीके से आपको याद होनी चाहिए और उसके कौन कौन से नाम हैं वो भी आपको अच्छे तरीके से पता होने चाहिए। इससे 5 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, जैसे पिछली बार भी एग्जाम में आया था। तो आपको उसके नाम बताने होते हैं कि हाँ इतने हैं तो कौन कौन से हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इस वीडियो में बहुत ज़्यादा देखो लंबी नहीं होने वाली क्योंकि ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा सा चैप्टर है और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है विश्व उपद्रव से और बहुत ज़्यादा इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं आता। ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड से कभी कभी वंस इन अ वाइल पूछ लेते हैं, बाकी वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट हाँ पता होना चाहिए, जैसे संस्कृत में भी फिर से आएगा, इसमें इसी अगत तंत्र में आगे फिर से आएगा। मतलब ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बट इस चैप्टर से डायरेक्ट नहीं आता, वो अलग चैप्टर से उनसे आता है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ड्रग की टॉक्सिसिटी क्या है, ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड, एलर्जीज और एंडोक्राइन डिस्टरप्टर्स। हाँ, एंडोक्राइन डिस्टरप्टर से भी एक 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, पिछली बार इससे आया था, पिछली बार आया था उससे पहले अपना उससे आया था, क्या कहते हैं, ड्रग टॉक्सिसिटी या फिर विश्व उपद्रव से आया था। ठीक है, तो लेट्स डाइव डीप इनटू दिस। तो पहले सबसे आता है विश्व उपद्रव, क्लासिकल डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले आचार्य चरक का, फिर सुश्रुत का, फिर वाग्भट का। आचार्य चरक बताते हैं नील चेष्टा, दंत शैथिल्य, केश पतंग, अंग भंग, विक्षेप और लोमहर्ष। अब इसका मतलब क्या हुआ है, क्या होता है, इसके सामने लिखा हुआ है नील चेष्टा मतलब ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगा, ब्लू कलर की बॉडी हो जाएगी। दंत शैथिल्य मतलब टीथ जो होंगे वो लूज हो जाएंगे। केश पतन मतलब बाल झड़ने लगेंगे। अंग भंग मतलब लिम्स का टूटना और ये सारी चीजें होने लगेंगी। विक्षेप मतलब कन्वर्जन्स होंगे, आक्षेप विक्षेप ये सारी चीजें कन्वर्जन्स होती हैं। मतलब आपने देखा होगा कि ना दौरे आते हैं तो दौरे होते हैं ये। ट्यूमर्स मतलब बिल्कुल हिलने लगेगी बॉडी। लो मार्च मतलब अपना कह सकते हैं जो गूज बम्स होते हैं वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। सुश्रुत के अकॉर्डिंग जीवा जो कि श्वेत वर्ण की हो जाएगी, वाइट डिस्कलेशन ऑफ टंग, नासा एवं स्वरभंग हो जाएगा, नेजल एंड वॉइस इम्पेयरमेंट, केशपतन हेयर फॉल हो जाएगा, दंश स्थान कृष्ण वर्ण युक्त हो जाएगा और शोथ हो जाएगा उसमें। तो ब्लैकिश स्वेलिंग एट द बाइट साइड, हनुस्तंभ मतलब लॉक जॉ हो जाएगा, मुख से लालसा और सलाइवेशन होगा, उन्माद मतलब डेलीरियम पागलपन और असाध्य भी हो सकता है, मतलब इनक्योरेबल कंडीशन होती है ये। ठीक है, तो इतने इसमें आ जाते हैं। फिर अष्टांग संग्रह बताते हैं 16 उपद्रव, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही आता है। चरक का आता है, उसके बाद सेकंड नंबर पे सुश्रुत का आता है। तो जो अष्टांग हृदय के 16 हैं इसको आपको याद करना है। ज्वर, काश, वमन, श्वास, हिक्का, अति तृष्णा, मूर्छा, अतिसार, मल अवरोध, आना, वस्तिशूल, शिरशूल, शोथ, भूति और रक्तस्राव और वात प्रकोप, ये सारे इतने आते हैं। ठीक है, तो इसको किस तरीके से याद करना है, ऐसे याद कर सकते हैं, अमा बी सी पी वी, अमा बी सी पी वी, ज्वर काश, ज्वर काश, वमन, श्वास, ज्वर ज्वर काश वमन श्वास, हिक्का तृष्णा मूर्छा, हिक्का तृष्णा मूर्छा। ये आप अलग से याद कर लीजिए यार, अलग से याद कर लीजिए। ज्वर काश वमन श्वास, हिक्का तृष्णा मूर्छा, ज्वर काश वमन श्वास, हिक्का तृष्णा मूर्छा, ज्वर काश वमन श्वास, हिक्का तृष्णा मूर्छा। मतलब इस तरीके से आप अगर 10 बार भी बोलेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। तो ज्वर काश वमन श्वास, हिक्का तृष्णा मूर्छा और अमा बीसी पीवी। अमा बीसी पीवी क्या है, अतिसार, मल अवरोध और आना। फिर बीसीपीवी क्या है, बस्तीशूल, सिरशूल, पूती और अपना वात प्रकोप, ये सारी चीजें आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारे 16 उपद्रव याद होने चाहिए बढ़िया से। ये चीजें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की होती हैं, इसको अच्छे तरीके से कर लीजिए क्योंकि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में कुछ नहीं है। उसके बाद आता है एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस। ठीक है, फिर आ जाता है डिजीज कॉज बाय टॉक्सिन एक्सपोजर। तो ये बहुत बड़ा नहीं होने वाला, बहुत बड़ा नहीं होने वाला हमारा टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, इसीलिए जल्दी से आप याद करके इसको खत्म करके साइड में रख दिए। या फिर एक छोटा सा स्टिकी नोट आता है, स्टिकी नोट पे अपना छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए, सामने चिपका लीजिए कि वो एक छोटे से स्टिकी नोट में आपका पूरा चैप्टर आ जाए। डिजीज कॉज बाय टॉक्सिन एक्सपोजर। तो स्किन में दिक्कत क्या हो सकती है, रेस्पिरेटरी क्या दिक्कतें हो सकती है, कार्डियोवास्कुलर, लिवर, किडनी, रिप्रोडक्टिव और नर्वस सिस्टम।
स्किन में सिंपल इरिटेशन होगी, एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो सकता है, कॉज ऑफ मोस्ट ऑक्यूपेशनल स्किन डिसऑर्डर। चिल्ड्रन आर स्पेशली वल्नरेबल बिकॉज देयर स्किन इज मोर permeable. Respiratory common triggers including dust, molds, latex, glues, isocyanates and cleaning agent इनकी वजह से ट्रिगर हो सकती हैं रेस्पिरेटरी दिक्कतें। और इनका जब भी एक्सपोजर होता है तो वो अस्थमा को कॉज कर सकता है या फिर अस्थमा की कंडीशन को बहुत ज़्यादा खराब कर सकता है। कार्डियोवास्कुलर हेमाटोलॉजिक, इसमें क्या होगा, आर्सेनिक जैसे पॉइजन होता है, लेड, कैडमियम, कार्बन डाइसल्फाइड, विनाइल क्लोराइड, ये सारे लिंक होते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस से। और जो बेंजीन होता है वो डैमेज करता है बोन मैरो, और क्या होता है उससे ब्लड कैंसर हो सकता है। लीवर एंड किडनी, द लीवर इज द मेन साइट ऑफ टॉक्सिक मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के तो लीवर ही साइट होता है ना। अब टॉक्सिन आ गया तो साफ सुथरा कर नहीं पाएगा, दिक्कत हो जाएगी उसको खुद ही। तो टॉक्सिक मेटाबॉलिज्म का इंपॉर्टेंट साइट होता है एंड इज फ्रीक्वेंट टारगेट ऑफ इंजरी। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड हैवी मेटल कैन आल्सो कॉज नेफ्रोटॉक्सिसिटी, मतलब किडनी पे भी टॉक्सिक इफेक्ट हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है। रिप्रोडक्टिव टॉक्सिन एक्सपोजर में कॉज इनफर्टिलिटी, फीटल लॉस, बर्थ डिफेक्ट, इम्पेयरमेंट, फीटल ग्रोथ। ये हम लोग आगे अभी आएगा चैप्टर प्रेगनेंसी एंड अबॉर्शन, उसमें हम लोग और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। इफेक्ट्स कैन अपेयर एट की स्टेज सच एज कंसेप्शन एंड प्रेगनेंसी। नर्वस सिस्टम वाली चीज़ अगर देखा जाए, न्यूरोटॉक्सिन कैन कॉज न्यूरोपैथी, पार्किंसन, सीजर्स, कोमा। पार्किंसन डिजीज में डोपामीन का और जो भी न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसका एक तरीके से लॉस होने लगता है। और सीजर क्या होता है, बॉडी झुक जाती है और गेट उस तरीके से आ जाता है, पार्किंसोनियन गेट। वो भी आप अभी आगे पढ़ेंगे, फाइनल ईयर में जब पहुँचेंगे तब आपको ये सारी चीज़ें आएँगी। सीजर्स, कोमा एंड डेथ, ठीक है? वैसे इस वक़्त रात के कितने बज रहे हैं? 2:30 बज रहे हैं। 2:30 बज रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिलता है, क्लासेस होती हैं, चीज़ें होती हैं, खुद की पढ़ाई करनी होती है, और फिर जितना टाइम बचता है मैं वीडियो के लिए देता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि वीडियो की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम हो जाती है, तो बस आप ये समझा करिए कि इस वक़्त शायद हो सकता है कि मैं ज़्यादा बिज़ी हूँ, या फिर ज़्यादा लोड हो क्लास का, या फिर अपनी और चीज़ों का लोड हो। इस वजह से थोड़ी-सी वीडियो की फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जितना जल्दी टाइम मिल सके तो मैं आपके वीडियोज़ आप तक पहुँचा सकूँ। मुझे मुझे भी चाहिए कि यार मैं सेकंड ईयर का पूरा डाल दूँ, फर्स्ट ईयर का पूरा डाल दूँ। फर्स्ट ईयर का देखो लगभग-लगभग पूरा डाल दिया मैंने, और उसके बाद फिर फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा नहीं टच करूँगा। अब टच करूँगा तो समिता को करूँगा, लेकिन वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर इस तरीके से नहीं करूँगा। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिसमें अच्छा-अच्छा बताया गया है, बट मैं अगर कराऊँगा तो बहुत डीप में कराऊँगा और अच्छे से कराऊँगा। मैं ये नहीं करवाऊँगा कि बस थोड़ा-थोड़ा बता दिया, संहिता को मैं अच्छे से करवाऊँगा, एकदम बहुत डीप में। जैसे मैं सारे सब्जेक्ट को डीप में ही कराता हूँ, विदाउट यार बिना बेफ़ालतू की नॉलेज दिए हुए। एनसीईएसएम सिलेबस के बेस्ड रहो, स्ट्रिक्ट रहो, और उसमें जो-जो चीज़ें हैं उसको अच्छे से करो। बिना मतलब का बेफ़ालतू की चीज़ें नहीं पढ़ाता, और ऐसा भी नहीं कि छोड़ देता हूँ कि वीडियो छोटी हो जाए ताकि व्यूज़ ज़्यादा आएँ, उससे मुझे नहीं मतलब है। वीडियो लंबी होगी, जिसको देखना होगा, जिसको पढ़ना होगा वो अच्छे से पढ़ेगा। जिसको नहीं पढ़ना होगा एग्ज़ाम से 1 दिन पहले खोलेगा, तो वैसे भी उसको वैसे भी 10 मिनट की वीडियो में भी समझ नहीं आने वाला, ठीक है? तो अच्छे से पढ़िए क्योंकि सेकंड ईयर है, बहुत कठिन होता है, फर्स्ट ईयर के कंपैरिज़न में बहुत ज़्यादा कठिन होता है। तो उसी लेवल से अपनी पढ़ाई का स्तर भी बढ़ाइए। जैसे 10th में पढ़ते हैं तो नॉर्मल-नॉर्मल होता है, फिर 11th में आते हैं वो कठिन हो जाता है बहुत ज़्यादा एकदम से। तो वैसे ही फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर का ट्रांज़िशन होता है, तो बढ़िया से पढ़िए। कोई दिक्कत हो तो मैं हूँ ना। बस बाकी मुझे ये चाहिए कि आप जैसे वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छी लग रही है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसा मैं देखता हूँ एनालिटिक्स में कि लोग देखते तो बहुत हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी शेयर कर सकते हैं जैसे दोस्तों लोगों को। और अगर है इतना कॉम्पिटिशन कि यार दोस्त लोगों से नहीं छुपाना है तो ठीक है, आप अपना जल्दी-जल्दी से पूरा करिए, ठीक है? सम आल्सो प्रोड्यूस माइल्ड सीएनएस, डिप्रेशन, सेंसरी लॉस और क्रोनिक कॉग्निटिव डिक्लाइन हो सकता है नर्वस सिस्टम वाली चीज़ में। तो इतनी चीज़ें थी, बहुत जनरलाइज़ चीज़ें हैं, ये तो आप अपने आप से बना के लिख सकते हैं। तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा ख़ास नहीं था। फिर आता है ड्रग इंड्यूस्ड टॉक्सिसिटी। तो फिजिशियन प्रिस्क्राइब ड्रग टू प्रिवेंट और ट्रीट डिजीज़, मतलब डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए या ट्रीट करने के लिए, या फिर ना हो डिजीज़ उसके लिए ड्रग दिया जाता है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि ड्रग से टॉक्सिसिटी भी हो जाती है, जब भी वो ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाते हैं, तो उससे टॉक्सिसिटी हो जाती है। But at the same time drug can be toxic due to the hereditary similarities, non-selective action, और क्या-क्या चीज़ें होती हैं, inappropriate यूज़। बड़ी सही तरीके से नहीं यूज़ कर रहे हैं, किसी को कोई एलर्जी है उसकी वजह से और दिक्कत आ गई, टॉक्सिसिटी हो गई। इवन कॉमन ओसीटी ड्रग्स लाइक acetaminophen can be lethal, causing permanent hepatitis in supratherapeutic doses, ठीक है? तो नो ड्रग इज़ एंटायरली स्पेसिफिक, कोई ऐसी ड्रग नहीं होती है जो एंटायरली स्पेसिफिक होती है। ऑल ड्रग हैव प्राइमरी इंटेंडेड
इफेक्ट एंड सेकेंडरी अनइंटेंडेड इफेक्ट। मतलब पहला तो वो होता है जो वो करेगा जाके, ठीक है, कोई डिजीज है उसको खत्म करना है। वैसे तो कोई भी ऐसे ड्रग नहीं होता है स्पेसिफिकली जो जाके कोई डिजीज खत्म कर दे। बॉडी होती है, बॉडी सही करती है। ये ड्रग का काम होता है कि कोई जैसे न्यूरोट्रांसमीटर कम हो गया उसको बढ़ा दिया, कोई जहाँ पे जैसे पेन हो रहा है तो रिसेप्टर ब्लॉक कर दिया, वहाँ पे पेन होना बंद हो रहा है। लेकिन पेन खत्म कैसे होगा? जब बॉडी उस दिक्कत को खत्म करेगी तब जाके होगा। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट अलग चीज़ होती है, बॉडी खुद को ट्रीट करती है वो अलग चीज़ होती है। ठीक है, पहला प्राइमरी इफेक्ट जो भी होगा वो उसका काम होगा, और सेकेंडरी इफेक्ट जो होगा वो उसका साइड इफेक्ट होगा। एडवर्स इफेक्ट जब आप अभी आगे पढ़ेंगे, एडवर्स ड्रग रिएक्शन एडीआर, तो उसमें आप पढ़ेंगे ABCDE, और बी जो होते हैं, ए से ऑगमेंटेड रिस्पॉन्स, बी से बिजार, सी से कॉन्टिन्यूस, डी से डिलेड, ई से एंड ऑफ यूज। मतलब इस तरीके से आता है एडीआर। वो भी अलग टॉपिक होता है, वो आपके द्रव्य गुण में आप पढ़ेंगे, आपके रसशास्त्र में पढ़ेंगे। और इस वाले सब्जेक्ट मतलब अगत तंत्र, टॉक्सिकोलॉजी, इसमें भी पढ़ेंगे आप लोग एडीआर के बारे में। तो यही चीज़ होती है। एडवर्स इफेक्ट रेंज फ्रॉम माइनर इरिटेशन, सिर्फ एक माइनर इरिटेशन से लेकर एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन तक भी पहुंच सकती है। ड्रग टॉक्सिसिटी जो होती है वो फोकस करती है हार्मफुल इफेक्ट इन द एनिमल एंड ह्यूमन बॉडी। फैक्टर्स इन्फ्लुएंस टॉक्सिसिटी कि पेशेंट की एज क्या है। अगर बहुत बूढ़ा है या बहुत ज़्यादा यंग है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसमें टॉक्सिसिटी हो सकती है। जेनेटिक मेकअप एंड प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन लाइक लीवर किडनी डिसफंक्शन, मतलब लीवर किडनी पहले से खराब है, ऊपर से और ऐसी दवाएं दे दी और जो लीवर किडनी खराब करी तो और दिक्कत हो जाएगी। या फिर प्रेगनेंसी है तो उसमें दवाइयाँ देख के देनी पड़ती हैं। डोज एडमिनिस्ट्रेड एंड ड्रग इंटरेक्शन कि किस तरीके से हम लोग डोज को देंगे और किस तरीके से ड्रग का इंटरेक्शन होगा, वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ड्रग मेटाबॉलिज्म एंजाइम्स एंड रिसेप्टर्स एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें होती हैं। ड्रग इंड्यूस टॉक्सिसिटी में बहुत ज़्यादा ऐसी ये नहीं आता है यहाँ से, नॉर्मल सी चीज़ें हैं ये आप पता कर, मतलब जितनी चीज़ें हैं इतनों को पढ़ पढ़ लीजिए। अगर कभी बाय चांस अ, हज़ार में ऐसा चांसेस हुआ कि एक बार आज जाके ड्रग इंड्यूस टॉक्सिसिटी के बारे में लिखो तो आप इतना जान जाएँ कि आप उसके बारे में खुद लिख पाएँ। जैसे मैकेनिज़्म आ गया, मैकेनिज़्म और ड्रग टॉक्सिसिटी, तो क्या लिखेंगे आप? वो सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए यहाँ से और डायरेक्ट अपने आप से बना के लिख लीजिए। अगर तंत्र ऐसा ही सब्जेक्ट है कि आपको हेडिंग्स आनी चाहिए, चीज़ें आनी चाहिए, आप बाकी बना के लिख सकते हैं। पहला है ऑन टारगेट इफेक्ट, दूसरा है ऑफ टारगेट, तीसरा है टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स, चौथा है हार्मफुल इम्यून रिस्पॉन्स, और पांचवा इडियोसिंक्रेटिक टॉक्सिसिटी। ये 5 टाइप के मैकेनिज्म होते हैं जो टॉक्सिसिटी जिनके थ्रू होती है। ऑन टारगेट इफेक्ट क्या होता है कि ड्रग जो होता है वो एक रिसेप्टर पे बाइंड करता है। उसका जो खुद का मतलब वो जहाँ एक स्पेसिफिक रिसेप्टर्स वो जिस पे बाइंड करने के लिए बना है उस पे जाके वो बाइंड करता है। बट अगर बट इन इनकरेक्ट टिश्यू और एट एक्सेसिव कंसंट्रेशन, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हो गया, जैसे कि डाइफेनाइड्रामीन जो होता है वो क्रॉस करता है ब्लड ब्रेन बैरियर को, एंटागोनाइज करता है सीएनएस H1 रिसेप्टर को, कॉजिंग सोमोनोलेंस। उससे क्या होता है? लीडिंग टू सेकंड जनरेशन सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन दैट डू नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, तो ये कंडीशन हो जाती है। ऑफ टारगेट में क्या होता है? ड्रग इंटरेक्शन विद अनइंटेंडेड टारगेट, मतलब ड्रग का ऐसे टारगेट से इंटरेक्शन हो रहा है जो उसका है ही नहीं। जैसे टर्फिनाडीन इनहिबिट कार्डियक पोटेशियम चैनल causing fatal arrhythmia and market withdrawal. Its metabolite fexofenadine inhibit HERG only weakly and is now marketed as safer alternative। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा आपको इसमें भी डीप में नहीं जाना है, पढ़ लीजिए चीज़ें, समझ लीजिए, खत्म। उसके बाद आप खुद बना के लिख सकते हैं, एग्जाम्पल बस देख लीजिएगा। टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स मतलब ड्रग आर मेटाबोलाइज विद द लीवर और अदर टिश्यू। कभी कभी ऐसा होता है कि मेटाबॉलिज्म जो होता है वो प्रोड्यूस करता है एक फार्माकोलॉजिकल एक्टिव मेटाबोलाइट, जैसे कि लोसार्टेन जो होता है ये एंड इबैस्टीन जो होता है, लोसार्टेन और इबैस्टीन आर कन्वर्टेड फ्रॉम इनएक्टिव प्रोडक्ट टू द एक्टिव ड्रग, ये इस तरीके से। चौथा है हार्मफुल इम्यून रिस्पॉन्स, ड्रग एक्ट एज हैप्टेंस मास, इसका इतना छोट कम होता है, बाइंडिंग टू द प्रोटीन एंड ट्रिगर इम्यून रिस्पॉन्स टू प्रिंसिपल मैकेनिज्म हाइपर सेंसिटिविटी, एलर्जिक रिएक्शन एंड ऑटोइम्यून रिएक्शन। तो दो रिएक्शन होते हैं, हार्मफुल इम्यून रिएक्शन, एलर्जिक और ऑटोइम्यून। तो इसकी वजह से भी ड्रग टॉक्सिसिटी हो सकती है। इडियोसिंक्रेटिक मतलब
ऐसी कंडीशन रेयर एंड एडवर्स इफेक्ट विद नो ऑब्वियस मैकेनिज्म, क्यों कोई उसका मैकेनिज्म नहीं पता हम लोग को, बस होता है, ये कैसे होता है कैसे नहीं होता ये हम लोग को नहीं पता, तो उसको हम लोग इडियोसिंक्रेटिक कह देते हैं। कहीं पे आपको इडियोसिंक्रेटिक का मतलब पता चले तो ऐसा ऐसा मानिए कि उसका रीजन, उसका चीज, उसका मैकेनिज्म नहीं पता है, ठीक है, तो उसको इडियोसिंक्रेटिक बोल दिया जाता है। तो ऑन टारगेट, ऑफ टारगेट, ऑन टारगेट मतलब जो भी न्यूरोट्रांसमीटर है या फिर जो भी उसका रिसेप्टर है उससे जाके बाइंड कर रहा है, लेकिन या तो इनकरेक्ट टिश्यू में या तो एक्सेसिव कंडीशन में हो रहा है। ऑफ टारगेट में जो उसका रिसेप्टर उससे जाके बाइंड नहीं कर रहा है, किसी और से बाइंड करा जा रहा है। टॉक्सिक मेटाबोलाइट मतलब इस तरीके से वो बाइंड करा कि उसने आगे चल के फर्दर एक मेटाबोलाइट प्रोड्यूस करा जो कि टॉक्सिक था, जिसका टॉक्सिक इफेक्ट था। हार्मफुल इम्यून रिस्पॉन्स मतलब एलर्जिक और ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स दो तरीके से होते हैं। इडियोसिंक्रेटिक जिसका मैकेनिज्म एज़ सच नहीं पता बट होता है, ड्रग टॉक्सिसिटी कंडीशन क्रिएट करता है। फिर ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड एंड एलर्जिक मैनिफेस्टेशन। तो ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड में 6 कैटेगरीज ऑफ ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड होती हैं: सेफ्टी, बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक। तो क्या होता है, फॉल, मशीनरी, हाइट, अंडर कवर वायरिंग। बायोलॉजिकल में ये वाली चीज़ें आ जाती हैं, वायरस, माइक्रोब्स, फंजाई। केमिकल में जो आ जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिकल्स, सनलाइट, रेडिएशन, वाइब्रेशन या फिजिकल में आ गए। साइकोलॉजिकल में वायलेंस, डिस्क्रिमिनेशन, हैरेसमेंट आ गया। एर्गोनॉमिक में रिपिटेटिव मूवमेंट्स कॉजिंग लॉन्ग टर्म इंजरी आ गया। ये तो देखो मैंने शॉर्ट में चीज़ें लिखी हैं, लेकिन इसको आप और डीप में आप अपने नॉलेज के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि इसको और हर एक वर्ड को समझाने की ज़रूरत है, वायलेंस को समझाने की ज़रूरत है कि हाँ, कहीं पे किसी ऐसी जगह पे जहाँ कोई काम करता है, ऑक्यूपेशन है उसका और वहाँ पे दिक्कतें हो रही हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल साइकोलॉजिकल हज़ार्ड हो रहा है, वायलेंस हो रहा है उसके साथ, तो वो साइकोलॉजिकल हज़ार्ड के अंदर आ गया। उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है बेस्ड ऑन कास्ट, रेस, सेक्स, तो वो भी अपना एक तरीके का साइकोलॉजिकल हज़ार्ड आ गया। हैरेसमेंट अगर हो रहा है, और इकोनॉमिक्स मतलब रिपिटेटिव मूवमेंट कॉजिंग लॉन्ग टर्म, ऐसी ऐसी दिक्कतें जो लॉन्ग टर्म में दिक्कत दे रही हैं। फिजिकल में सनलाइट में काम कर रहा रहे हैं किसी से, तो वो ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड होता है। केमिकल में जैसे कार्सिनोजन या न्यूरोटॉक्सिन की जगह पे काम करना है, तो वहाँ पे ऐसा हो गया। तो उसे केमिकल हज़ार्ड बोल सकते हैं। केमिकल ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड। बायोलॉजिकल में बायोलॉजिकल सेफ्टी मतलब बहुत ज़्यादा ऊँचाई पे काम कर रहे हैं, वहाँ से गिर गए। तो ये सारी चीज़ें आती हैं, 6 कैटेगरीज़ होती हैं ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड की। 6 कैटेगरीज़ की आपको हेडिंग्स याद होनी चाहिए, ताकि अंदर का आप खुद ही बना के लिख सकते हैं बेस्ड ऑन योर करंट नॉलेज एंड आप ये वीडियो देखने के बाद जो भी आपको नॉलेज मिली उसके बेसिस पे आप चीज़ें कर सकते हैं। फिर एलर्जिक मैनिफेस्टेशन आ जाता है। एलर्जिक मैनिफेस्टेशन अकर व्हेन द इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली ट्रिगर्ड अ रिएक्शन टू एन एलर्जन। मतलब ऐसा होता है कि जब इम्यून सिस्टम ट्रिगर कर देता है एक रिएक्शन को टू एन एलर्जन मिस्टेकली, तो उसको एलर्जिक मैनिफेस्टेशन कहते हैं। सिम्पटम्स जो होते हैं, कंजेशन, वाटरी आई, रनिंग नोज, वॉमिटिंग। सीवियर केस में एनाफिलैक्सिक शॉक आता है जिसमें ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आ जाती है, एनाफिलैक्टिक शॉक। ये एक तरीके का एलर्जिक रिएक्शन ही होता है, बट बहुत ज़्यादा हाईली कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा हाईली खतरनाक, एकदम बढ़िया सा रिएक्शन होता है एकदम। उसमें बीपी कम हो गया, खत्म हो गया। मैकेनिज्म: फर्स्ट एक्सपोजर क्रिएट आईजी एंटीबॉडीज दैट बाइंड्स टू मास्ट सेल इन द स्किन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड जीआई ट्रैक्ट। अपॉन री-एक्सपोजर एलर्जन अटेन्स टू द मास्ट सेल रिसेप्टर ट्रिगरिंग द हिस्टामिन रिलीज। हिस्टामिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी आपको एलर्जी एलर्जी होती है किसी से, तो हिस्टामिन आ जाता है जिसकी वजह से ये सारी कंडीशन आते हैं, रनिंग नोज और एकदम म्यूकस विकस भर जाता है, नाक बंद हो जाती है, ठीक है? और कॉजिंग एलर्जिक सिम्पटम्स। एलर्जिक सिम्पटम्स जो यही ऊपर लिखे हुए हैं ना, कंजेशन, वाटरी आईज, रनिंग नोज, वॉमिटिंग, एनाफिलैक्सिस, ये सारी कंडीशन, ठीक है? Formaldehyde is a powerful immune sensitizer used in the plastic, wood products, insulation, glue, and fabrics. Indoor concentration can be 1,000 times higher than outdoor, causing sick building syndrome. Sick building syndrome मतलब ऐसे formaldehyde अगर यूज़ कर रहे हैं प्लास्टिक में, वुड प्रोडक्ट में, इंसुलेशन में, तो वो अगर इंडोर है तो वो सिक बिल्डिंग सिंड्रोम क्रिएट कर देगा। उससे एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक वाले। तो आई होप ये वाली चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड और एलर्जिक मैनिफेस्टेशन। मैंने बोला है ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड और ज़्यादा डीप में आप संस्कृत में पढ़ेंगे। यहाँ पे बस 6 कैटेगरीज़ आपको पता होना चाहिए, और ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड जो भी, जैसे कोई कहीं पे काम कर रहा है, तो वहाँ पे उसके लिए क्या-क्या दिक्कतें, क्या-क्या प्रॉब्लम फेस करी जाएँगी, तो वो ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स के अंदर आ जाएगा। इसके ऊपर बहुत सारे एक्ट बने थे, फैक्ट्री एक्ट, ईएसआई एक्ट, वो आप आगे पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर में, ठीक है? अगर तंत्र का लास्ट चैप्टर है वो। एंडोक्राइन डिस्रप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, ये आता है एग्जाम में सीधे-सीधे उठ के, कि एंडोक्राइन डिस्रप्टर्स होते क्या हैं? तो एंडोक्राइन डिस्रप्टर चाहे वो नेचुरल हो सकते हैं या फिर ह्यूमन मेड
केमिकल्स हो सकते हैं जो भी नेचुरल अपने एंडोक्राइन क्या होता है? हॉर्मोन्स की बात होती है जहाँ एंडोक्राइन आता है शब्द, तो हॉर्मोन्स को या तो ब्लॉक कर दें या तो उन्हीं के जैसे बन के आ जाएँ और उनके रिसेप्टर पे बाइंड कर जाएँ, या तो फिर इनको उनके जो भी नॉर्मल फंक्शन है उनको इंटरफेयर कर दें, तो उसको एंडोक्राइन डिसरप्टर्स बोलते हैं। तो ईडीसी एंडोक्राइन डिसरप्टर केमिकल्स ऑफ नियरली 85,000 ह्यूमन मेड केमिकल्स, 1000 प्लस जो हैं वो ईसीडी पाए गए हैं, फाउंड इन फूड पैकेजिंग, टॉयज, कॉस्मेटिक्स, कारपेट, पेस्टिसाइड, फ्लेम रिटार्डेंट्स, इन सारी जगहों पे ईसीडीज होते हैं। कॉमन ईसीडीज के एग्जांपल हैं जैसे डीडीटी जो कि हमारे फर्टिलाइजर्स में यूज होता है, एट्राजिन, बीपीए, ठीक है। फिर ये सारे इसमें यहाँ पे दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं, दो चार नाम याद के लिए, लेड, कैडमियम, डीडीटी, बीपीए। फिर हेल्थ इफेक्ट क्या होंगे? डेवलपमेंटल मैलफॉर्मेशन हो सकता है या फिर रिप्रोडक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ इनफर्टिलिटी, कैंसर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड इन्फ्लेमेशन, अर्ली onset of menopause, thyroid interference affecting the fetal brain development। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद आता है फिर उसके बाद कुछ नहीं, ये एक आपका डायग्राम बना हुआ है, ये आप अगर डायग्राम बना के आते हैं एग्ज़ाम कॉपी में, तो वहाँ पे आपको अच्छे नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक रिसेप्टर होता है, यहाँ पे एंडोक्राइन रिसेप्टर आके उससे बाइंड कर दिया। नेचुरल हार्मोन आके रिसेप्टर पे बाइंड नहीं कर पाया है, यहाँ पे ये बाइंड नहीं कर पाया क्योंकि ये आके बाइंड कर गया, ठीक है? तो ये दिक्कत हो जाती है, तो जो भी रिस्पॉन्स था वो खत्म हो जाता है, ठीक? आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे हम लोग ने बात करी ड्रग टॉक्सिसिटी की, ऑन ऑफ टारगेट्स की, ऑक्यूपेशनल ईसीडी की। इतनी चीज़ें आपके एनसीईआरटी सिलेबस में अ, रिलेवेंस रखती हैं और इतनी चीज़ें आपके एनसीईआरटी सिलेबस में है भी। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें इतनी बड़ी आपकी बुक में दी हुई हैं, बहुत एकदम डिटेल में दिया हुआ है। मैंने सारी चीज़ें ऐसे निकाल के लाया हूँ कि कोई भी पॉइंट ऐसे छूटे ना इम्पोर्टेंट, बिना मतलब की स्टोरी जो उसमें दी गई हुई है जस्ट फॉर योर क्या कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो वो मैंने हटा दिया। वो मैं बता ही देता हूँ कि हाँ, इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। अब आप बुक पढ़ना हो तो बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन सेम आपको यही सारी चीज़ें मिलेंगी, मैच करना हो मैच कर सकते हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैंने छोड़ा हो जो इम्पोर्टेंट हो, ठीक है? सारी चीज़ें चला रहे हैं, अच्छे तरीके से चला रहे हैं। आई और बाकी ये भी है कि बढ़िया से मुझे यही है ना कि अच्छे से जितना भी कंटेंट है यूट्यूब पे डाल दूँ और ताकि सबकी हेल्प हो पाए। बाकी इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मज़े करते रहिए और अगर आपको अच्छा लगा तो इस शेयर करिए, ये वाली सीरीज़ को शेयर करिए। सेकंड ईयर में जितने ज़्यादा बच्चे आएँगे, चीज़ें देखेंगे, उतना ज़्यादा जोश बढ़ेगा, मोटिवेशन बढ़ेगा और उससे अच्छा से अच्छा कंटेंट ला पाएँगे। ताकि अपने जूनियर्स को चैनल रिकमेंड कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मज़े करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। टाटा, बाय बाय। आई एम ऑलवेज़ हियर फॉर यू टू हेल्प।